नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ तेज नैन मोर और आज हम बात करेंगे एक ऐसे युवा चेहरे से जो अपनी परिवार की राजनीतिक विरासत को संभाले हुए हैं, उसे आगे बढ़ा रहे हैं। सिर्फ विरासत पर बात नहीं होगी, हरियाणा की राजनीति पर बात नहीं होगी, बल्कि आज देश प्रदेश के युवाओं के मुद्दों पर भी खुलकर बात होगी। हमारे साथ इस वक्त है इनेलो से विधायक रानिया से अर्जुन चौटाला और कॉकरोच जनता पार्टी के मेंबर बन चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। युवा चेहरा है आप, और सबसे पहले हम शुरुआत यूथ से ही करेंगे। जो चर्चा है, एक तो बधाई, नई पार्टी आपने ज्वाइन कर ली है, कॉकरोच जनता पार्टी। हाँ जी, देखिए जी, ये आवाज़ आप मान के चलिए, ये आवाज़ सिर्फ मतलब कुछ सोच करके नहीं, मेरी आत्मा से आई। क्योंकि देखिए जी, मैं उस जमात का हूँ, मैं उस जनरेशन का हूँ, मैं उस पीढ़ी का हूँ जिस पीढ़ी को केवल सवाल उठाने पर आलसी कहा गया, पैरासाइट्स कहा गया, कॉकरोच कहा गया, कुचलने की बात करी जाती है। जो बच्चे आज के दिन सोशल एक्टिविज्म कर रहे हैं, इनको खास करके टारगेट किया गया, जो आरटीआई लगाते हैं कि ये सिस्टम के ऊपर एक पैरासाइट है। आप एक चीज़ देखिए जी, ये जो लोग ये बात करते हैं, और मैं किसी एक व्यक्ति के बारे में नहीं कह रहा, समस्त लोग जो ये सोच रखते हैं जी, मैं उनको बताना चाहूँगा जी, सोशल एक्टिविज्म ही वो जरिया है, वो माध्यम है, वो टूल है, वो पावर है जिसके थ्रू इस देश के अंदर, समाज के अंदर लगातार बदलाव आता है। देखिए जी, इन जैसे लोगों के हाथ में अगर समाज के को छोड़ दिया जाता, सोशल एक्टिविज्म अगर ना एग्जिस्ट करती ना, तो आज भी हमारे समाज में भी पर्दे की प्रथा रहती जी, आज भी हमारे समाज में सती प्रथा रहती, आज भी हमारे समाज में हम पता नहीं कितना पीछे होते, क्योंकि ये लोग तो सोशल एक्टिविज्म को एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते ना। ये तो बदलाव को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, कोई इनसे सवाल खड़ा कर लिए एक्सेप्ट नहीं कर सकते, कोई समाज के अंदर अगर बदलाव चाहता है ये लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो ये तो चाहते ही नहीं कि सभी समाज कभी आगे बढ़े। लेकिन बात पता है क्या है जी, आज से 50 साल बाद जब इतिहास लिखा जाएगा तो सोचो हारने वाले की साइड किसका नाम लिखा जाएगा? इन्हीं लोगों का, क्योंकि ये हारेंगे। समाज में जब एक बार समाज के लोग फैसला कर लेते हैं कि भाई हमने बदलाव लाने, बदलाव तो आता ही है। नहीं अर्जुन जी, मुझे ये बताइए कि आपको लगता है कि डिजिटल क्रांति से देश में क्रांति हो जाएगी? देखिए जी, फर्क पड़ता है। पहले क्या था जी, लड़ाई जब भी क्रांति आई है, उसका सबसे बड़ा एक तरह से जो एक बड़ा फैक्टर होता है जिसकी वजह से क्रांति आती है, वो कम्युनिकेशन होता है। भाई हमारे पूर्वजों के समय में चिट्ठियां होती थी, पत्र होती थी, घोषणाएं होती थी। अंग्रेजों से जब लड़ाई लड़ते थे तब पत्रिकाएं होती थी। हाँ। इंडिपेंडेंट लोग अपनी इंडिपेंडेंट सोच को लेकर के पत्रिकाएं लिखते थे, बांटते थे। उसके लिए भी उनको ऊपर, आप देखो उस समय भी इन लोगों के ऊपर बैन लगाया जाता था, इनको टेररिस्ट कहा जाता था, इनको पैरासाइट्स कहा जाता था, क्योंकि समाज में बदलाव लाना चाहते थे। जिस प्रकार से आज तो आपकी पार्टी कॉकरोच जनता पार्टी, या बहुत सारे लाखों करोड़ों लोगों की अब तो वो पार्टी बन गई है, तो उस पर भी एक्स का जो पेज था उनका, उसको बैन कर दिया इंडिया में। वही तो कह रहा हूँ ना, अंग्रेज क्या करते थे। ये आपको लगता है कि जैसे बीजेपी की तरफ से कहा गया, बहुत सारे लोग ऐसे कह रहे जो सत्ता में बैठे, कि इससे देश को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही थी? आप एक चीज बताओ जी, हम कौन है? सवाल पूछ कौन रहा है? आप ये तो देखिए ना, आरटीआई अगर कोई लगा रहा है, कौन लगा रहा है? देश के ही तो लोग लगा रहे हैं। नहीं देते क्या हम टैक्स? अनएम्प्लॉयड भी अगर कोई है ना, अनएम्प्लॉयड। और जो अभी सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो एक अपील की गई है आम लोगों से, जनता से, कि आप फ्यूल बचाइए, गाड़ियों का कम इस्तेमाल कीजिए, टू व्हीलर का कम इस्तेमाल कीजिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कीजिए, कार पूल कीजिएगा या वर्क फ्रॉम होम कीजिएगा, आपको लगता है इतने भर करने से हम संकट खत्म कर देंगे, टाल देंगे? हमारी टीचर देती है हमें स्कूल में वैसे ही रोज। हम पीएम का काम नहीं पढ़ते हैं ना, वो वैसे ही मैम हमारी बता देती है, बेटा एनवायरमेंटली फ्रेंडली होना चाहिए। ये हमें ना बताइए कि तेल कम यूज करो, बाहर कम जाओ, या फिर किस तरह से इकोनॉमी को बचाना है। हमारी इकोनॉमी है, हमें पता है, रोटी हमने ही खानी है। आपकी तो नौकरी लगी हुई है ना, आज भी ये पीएम पद से हट जाएंगे तो भी इनकी तो सारी उम्र की पेंशन है। जिस बच्चे के पास रोजगार ही नहीं है, आप उसको बोल रहे हो कि बेटा पैसे बचाओ, उसके पास पैसे कहाँ खर्च करने के लिए? वो खर्च क्या करेगा यहाँ पर? हमें ये मत बताओ कि भी हमने कहाँ पैसे नहीं लगाने। आप हमें ये बताओ कि आपको पता था ये होने वाला है, आपने क्यों कुछ नहीं करा इसको रोकने के लिए?
हमें आपसे जवाब चाहिए। आप हमसे क्यों बोल रहे हो भाई ऐसा ना करो वैसा ना करो? सवाल हमने पूछा है कि भाई आपकी इसके अंदर आपको अपनी गलती नहीं दिख रही? ये जो लगातार अटैक हो रहा है स्पेशली चौटाला फैमिली पर, इसके पीछे कोई आपको लगता है साजिश है, कोई रणनीति है? नहीं जी, ये इनके मन में ना हमारे लिए शुरू से पेट पाप था, कोई आज का थोड़ी है। गौतम जी वो इंसान थे जो बड़े चोई साहब के खिलाफ भी लड़ते थे, चौटाला साहब के भी खिलाफ थे, हम भी हमारे खिलाफ भी रहे। हाँ, एक हिस्सा था हमारे परिवार का जो हमारे ही खिलाफ हो गए, वो उनके साथ जरूर लगे, एक अलग बात है। लेकिन चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, जननायक चौधरी देवीलाल, उनकी विचारधारा की ये हमेशा खिलाफ रहे हैं। देखिए जी, राम कुमार गौतम जी बहुत एलिटिस्ट आदमी है, वो आपको भी उनकी भाषा से समझ में आता है जी। और वो उसी तरह से समाज को बांटने का काम करते हैं। देखिए जी, हमारे पूर्वजों ने हमेशा हमें एक सीख दी है, ठीक है, हमारे बड़ों ने हमें सीख दी, और जननायक चौधरी देवीलाल ने तो देखो जी सारे समाज के लिए लड़ाई लड़ी है, ठीक है। तो हमने तो यही सीखा है जी, सब एक बराबर है। लेकिन ये जो लोग होते हैं, ये जो समाज को जिस तरह से बांटते हैं, अपने आप को सुपीरियर बताने का काम करते हैं। देखिए जी, मेरे किसी भी जमात, किसी भी जात के प्रति कभी कोई क्रोध नहीं रहा, लेकिन ऐसे जो लोग हैं ना, ये समाज का नाश करते हैं। जब अभी राम कुमार गौतम ने अभी हाल ही में जो स्टेटमेंट दी थी ओम प्रकाश चौटाला को लेकर, कि कहा करते थे कि ब्राह्मण और बीजेपी जहां दिखे इनको मुझे बताना, मैं नाश कर दूंगा। इसको लेकर जेजेपी की तरफ से दुष्यंत चौटाला ने लीगल नोटिस भेजा, और फिर आपकी तरफ से कहा गया, अभय चौटाला जी की तरफ से कहा गया कि इनको इतना डर था, पहले इनके मंचों से गालियां देते तब कहाँ थे? कहाँ थे? सही बात है, जब इनकी पार्टी के अंदर थी तो तब भी गाली दे रहे थे, तब क्यों नहीं भेजा लीगल तो नोटिस? उनका लीगल नोटिस देना क्या मतलब फिर? भाई मेरे को तो तुक ही नहीं समझ में आता कि भाई पहली बात तो आपका तो हक ही नहीं बनता किसी भी एंगल से कि आप चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की विचारधारा को आप कहीं पर रिप्रेजेंट करो। आप तो चले गए थे ना उनके खिलाफ, उनकी जीते जी उनके खिलाफ चले गए थे। लेकिन हो सकता है उनको पीड़ा हुई, उनको दर्द हुआ हो। जब आपके मन से आपके दादाजी के बारे में कहते तब नहीं हुई? तो ये कौन सी पीड़ा होती है, ये कौन सी चोट होती है जो कल नहीं लगी आज लगी? मेरे को ये समझा दे तो मैं मान जाऊंगा। भाई आपके मंच से बैठकर आपके दादों को गाली दी, आपके समाज को गाली दी, और फिर आपको भी दी, ठीक है। और दादा के तो चलो आप खिलाफ चले गए थे, आपके मंच से बैठकर आपके भाई को, आपके माँ बाप को, आपके पूरे परिवार को गाली दी। क्या करा आपने? लेकिन तब वो अलग बात है, वो सत्ता के लालच में बैठे थे। मैं इसमें एक और स्टेटमेंट ऐड कर लेती हूँ। रेखा शर्मा की जो स्टेटमेंट थी, बीजेपी से, वो एमपी हैं राज्यसभा, उन्होंने स्वर्गीय भजनलाल को लेकर बोला। कुछ दिन बाद जब वो मामला शांत हो रहा था, माफीनामा सब कुछ हो गया था, उसके बाद राम कुमार गौतम, ये कुछ लिंक करती हैं बातें आपस में? देखिए जी, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसकी एक सोच है, अंदरूनी सोच है, कि भी जिस भी इंसान का थोड़ा बहुत अपना खुद का वजूद होगा ना, वो उनकी हिट लिस्ट पे पहला नंबर होता है कि पहले इसका पत्ता काटो। इनके खुद के संगठन में भी जितने भी इनके पुराने नेता थे, आज एमएलए हैं, मंत्री हैं, वो एक अलग बात है। नेता की बात करूं, जितने भी नेता थे कोई भी नहीं बचा लगभग, सबको खोटे लाइन कर रखा है। कोई कारण ही होगा। जो भी बीजेपी में उभरता है, आपने कभी उभरते हुए इंसान को मुख्यमंत्री आगे बढ़ते, एक आधा स्टेट छोड़ दो, हर जगह पपेट ही आता है। तो वो क्यों आता है? इनके जो आप देखो, जो एमपीज भी बनते हैं राज्यसभा के, आप चाहे रेखा शर्मा जी की बात करिए, चाहे अभी ये जांगड़ा साहब बने थे, तो इनके भी मन में बड़ा जहर है। रामचंद्र जांगड़ा को तो भूल ही गए थे। हाँ, भूल ही गए थे। और आप कृष्ण बेदी को भी ऐड कर लें इसमें? नहीं, इनको भी कर लीजिए चाहे, पर जांगड़ा जी की मैं खास बात बोलूंगा। देखो ना, उस आदमी को एमपी बनाया है जो अपनी, और वो आदमी चौटाला साहब के बारे में बोल रहा है, किसी और के बारे में बोल रहा है, उन लोगों के बारे में बोल रहा है जो 5-5 बार मुख्यमंत्री रहे, चुनाव तो बनाए कितने जीते, और बोल वो आदमी रहा है जो सारी उम्र आज तक एक इलेक्शन नहीं जीता। इसलिए जी हमें ना इन बातों का ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता। ये जो लोग ये बोलते हैं ना, कई बार क्या होता है जी, कई बार आपको भी देखना पड़ता है आप लड़ किससे रहे हो। लड़ाई भी कहते हैं ना बराबर वाले से करी जाती है। मैं क्यों उनसे लड़ूं? या मैं को विधानसभा में दादा को तो मैं लड़ता नहीं उनसे। क्यों? बीमार आदमी है बेचारा, मानसिक तौर से बीमार है, क्या लड़ूंगा उससे?
मेरी लड़ाई इन लोगों से नहीं है, मेरी लड़ाई इन लोगों की सोच से, जो ये समाज के अंदर जो जहर फैलाते हैं ना जी। हमारी लड़ाई इस सोच, इस पर विचारधारा से। अर्जुन जी, वो सामने से लोग कहते हैं कि ऐसा ये करते रहे, जब इनका राज था चौटाला परिवार ऐसा करता रहा, तभी आज हाशिए पर हैं, सिर्फ 2 विधायक चुनकर आए हैं। तो गौतम साहब, आप तो उस टाइम बीजेपी के विधायक दल के नेता थे, और आप ही तो सपोर्ट कर रहे थे, हमें क्यों करा? उस समय राम कुमार गौतम जी विधायक दल के नेता थे, बीजेपी ने हमें सपोर्ट करा था, क्यों करा? हमने तो मंत्री भी नहीं बनाया था इनका कोई, फिर भी सपोर्ट करते रहे, क्यों करा? इसका कारण बताएं, मैं भी मानूं थोड़ा। वो कहते खत्म करने चले थे बीजेपी को, आज खुद खत्म हो गए। हमने तो लड़ी है, और हम कहां खत्म हुए हैं? ये शायद खत्म हो जाए, लेकिन हम नहीं खत्म होंगे, क्योंकि हमारी लड़ाई कोई वास्तविक नहीं है। हमारी लड़ाई, आपको क्या लगता है मेरी जो लड़ाई है कोई चौटाला परिवार की लड़ाई है? मेरी लड़ाई कॉकरोच वाली लड़ाई है मैम, खत्म नहीं होगी। अभी नारी वंदन अधिनियम को लेकर एक स्पेशल सेशन बुलाया गया था हरियाणा असेंबली का। उसमें 2 विधायक दिखे विपक्ष के तौर पर, आप दिखे, आदित्य देवलाल चौटाला दिखे, आईएनएलडी के दोनों विधायक अंदर थे, और कांग्रेस ने पैरेलल सेशन चलाया, पूरा बकायदा स्पीकर बनाया, ये सब किया। वो कह रहे कि हमारा विरोध करने का तरीका था। क्या ये तरीका ठीक था? मैम, मेरे को एक चीज समझ में नहीं आ रही। मैं उस सेशन के अंदर, मेरे को टाइम मिला और मैं पूरा खुल के बोल रहा हूँ, और मुझे पता है, सबको पता है भी, क्योंकि कांग्रेस विधानसभा में हालांकि उनकी आवाज कमजोर है, लेकिन नंबर्स तो है, तो उनको टाइम ज्यादा दिया जाता है। ऑब्वियसली मेरे से तो ज्यादा ही दिया जाएगा। हम भूल गए कि कांग्रेस के ही कुछ विधायक जो कांग्रेस के हैं लेकिन कांग्रेस के नहीं है, वो तो अंदर थे। वो आए थे, वो हाजिरी मानने आए थे। हाँ, वो तो सलाह दे रहे थे बल्कि कि होना चाहिए था अंदर। उन्होंने तो सरकार को सपोर्ट करा, पर एक अलग बात है। देखो, वो भी पीड़ित है अपनी पार्टी से, और सारे नहीं थे, 4 फिर भी अभी ना हुड्डा साहब बचा रहे उनको, पर हम उस चर्चा पे नहीं जाएंगे। आप ये देखिए कि जी, मतलब मेरे आज तक ये बात समझ, विधानसभा होती भी इन चीजों पर है, और अगर आप में बोलने की क्षमता है, अगर आप अपनी बात रख सकते हो, तो देखो जी, यहाँ हुड्डा साहब बैठते हैं, और बिल्कुल सामने वाली सीट जो है, बिल्कुल ऑपोजिट मुख्यमंत्री जी बैठते हैं। ठीक है, नेता प्रतिपक्ष, नेता विपक्ष, दोनों आप बिल्कुल आमने सामने बैठते हैं। आप मेरे को ये बता रहे हो कि आप सामने सवाल नहीं कर सकते, आप बाहर जाके सवाल कर सकते हो। क्या, किस बात का डर है इनको? कोई डर है तो बताएं, क्योंकि जितने भी मुद्दे हुए हैं, गंभीर मुद्दे, इन्होंने वोट चोरी की बात करी, ये नहीं थे सेशन में। इन्होंने मनीषा हत्याकांड की बात करी, ये खुद सेशन से वॉकआउट कर गए। इन्होंने क्या कहते हैं, महिला आरक्षण की बात थी, जिसमें ये सरकार कितना ज्यादा झूठ बोल रही है। आप ये देखो, महिला आरक्षण बिल 2023 में पास हो चुका है। ये तो संशोधन ला रहे थे कि महिला आरक्षण बिल को हम परिसीमन के साथ जोड़ दे। विपक्ष ने ये बोला कि परिसीमन के साथ ना जोड़ो, आज करना है आज कर दो। उनको फर्क नहीं पड़ रहा आपके तमाशे से। अगर आपने बात करनी है तो आंदोलन करो, लोगों के बीच जाओ, बात रखो, उनके क्या कहते हैं, समस्याओं को विधानसभा में रखो। अगर मीडिया उसको उजागर नहीं कर रही तो आप मीडिया के बीच में जाओ, आप तरीके से उसको उजागर करने का काम करो। आप सोशल मीडिया को उन चीजों के लिए उजागर करने का काम करो। ये तो सोशल मीडिया भी नहीं यूज कर सकती कांग्रेस, बीजेपी इनकी धज्जियां बजाई रखती है। मुकाबला है नहीं बीजेपी का, बिल्कुल ये नहीं, बीजेपी का मुकाबला है। कौन है फिर मुकाबले में? कॉकरोच है। अर्जुन जी की सोशल इंजीनियरिंग इतनी अच्छी है बीजेपी की, उससे कम से कम अगर हम हरियाणा के संदर्भ में बात करें तो वहां से बहुत मुश्किल है बीजेपी को बाहर कर देना सत्ता से। देखिए जी, सोशल और जो रीजनल पार्टीज हैं उनका क्या वजूद है, मुझे बताइए। देखिए जी, सोशल इंजीनियरिंग का मैं आपको एक चीज बताता हूँ। ऐसी चीजें ना एक जनरेशन काम करती है, 2 जनरेशन नहीं करती। अच्छा। हाँ, उसका एक कारण है। अब मेरे दादाजी का जो समाज था, मैं उस समाज में नहीं पैदा हुआ। मैं उस समाज का हिस्सा रहा हूं, मैं उस समाज में पला बड़ा हूं, मैं उस समाज में 24 घंटे रहा हूं, लेकिन ना ही मेरी विचारधारा के लिए कुछ, मतलब आप यूं समझ रहे हो कि भाई मैं मेरे दादाजी की कॉपी नहीं हूं, मेरे पिताजी मेरे दादाजी की कॉपी नहीं है, मैं मेरे पिताजी की कॉपी नहीं। हाँ, सोच तो मतलब वो पीढ़ी दर पीढ़ी बदलती है, क्योंकि हमारा कनेक्शन भी लोग अलग अलग तरह के माइंडसेट के लोगों से हमारे दोस्त अलग बनते हैं, हमारी सोच अलग बनती है, हम बहुत अलग है। जी जी, हमारा एक्सपोजर बिल्कुल अलग है। और युवा को आज के दिन जिस लेवल का एक्सपोजर मिल रहा है ना, उसकी सोच तो देखो जी बहुत ज्यादा अलग हो रही है अपने परिवार से। ठीक है, ये एक सच्चाई है। उस सोशल इंजीनियरिंग के बावजूद जो कर रही है अभी लगातार पिछले 10 साल से कर रही है, उसके बावजूद भी तो एक मूवमेंट शुरू हुई है ना। वो क्यों हुई है? क्योंकि
सोशल इंजीनियरिंग भी, कोई देखिए कोई भी चीज है ना एक हद तक काम कर सकती है। आपके चुनावी जीत के ऊपर भी बहुत सवाल उठाए गए। गोपाल हार कांडा ने वाले ने कहा उठाए कि मैम। उन्होंने कहा कि मनोहर लाल खट्टर की बदौलत ही जीते। उन्होंने कहा था जिता दो, 2 सीटें तो जिता दी। खट्टर साहब इतने तगड़े थे, अपने वाले को जिता लेते। बीजेपी इतनी तगड़ी थी तो हमसे क्या करना था, हम तो विपक्ष ही हैं। आज के दिन सबसे ज्यादा अगर बीजेपी से कोई सवाल कर रहा है, कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ। विधानसभा में तो लिटरली मैं और आदित्य देवीलाल जी, हम दो ही सबसे ज्यादा सवाल कर रहे हैं। लेकिन फिर भी आप कहते बी टीम है। हाँ, तो क्यों हमें वो हाँ, राज्यसभा में हालांकि बोल दिया कि आप कांग्रेस की बी टीम है ये मुख्यमंत्री तो जी जी ने। देखो, दोनों ही ऐसे पक्ष हैं। आज तक तो हमें ये पहेली नहीं हम बूझ पा रहे कि कौन बी टीम है, कांग्रेस या आईएनएलडी बीजेपी की। देखिए जी, हम चौधरी देवीलाल की ए टीम है। हम कांग्रेस को भी लतेड़ेंगे और बीजेपी को भी लतेड़ेंगे। सिर्फ इस बात पर कि हम बीजेपी के खिलाफ हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कांग्रेस का साथ देंगे। और सिर्फ इस बात पे कि हम कांग्रेस के खिलाफ है, इसका मतलब ये नहीं कि हम बीजेपी का साथ देंगे। देखिए मैम, एक ये सच्चाई है, विचारधारा का मतलब ही ये होता है कि आप अपनी विचारधारा पर अड़े रहो ना, तभी आप अपनी विचारधारा के पक्के माने जाओगे। कांग्रेस कोई भी मुद्दा उठाती है, वो किस मुंह से उम्मीद करेगी हम उनके साथ खड़े? वो तो चलो खुद ही अपने मुद्दों पे नहीं खड़ी होती, उनकी तो बात ही क्या करे। और बीजेपी की भी क्यों उम्मीद करेगी? हमारी दोनों, देखो ना ही मेरी किसी बहुत इंसान उम्मीद से, लगाई आपसे तो बीजेपी ने भी, कांग्रेस ने भी राज्यसभा चुनाव में। देखिए जी बीजेपी, और अच्छा आप लोगों ने बड़ा इंतजार करवाया। अच्छा, मेरे को ना एक चीज बड़ी समझ में नहीं आई मैम, और बड़ी मेरे को ना हंसी आती है इस बात से। सबसे ज्यादा हमारे वोट ना देने पर हुड्डा साहब को एतराज था, करेक्ट? तो हुड्डा साहब, अगर हम आपके कैंडिडेट को ना देते, किसी को भी दे देते, फिर आपका जीतता कैंडिडेट? नहीं जीतता ना। तो कहीं ना कहीं हमारी वजह से उनको फायदा ही हुआ है, फिर भी इतराज है। क्यों है? आपने मतलब दोनों को नाराज कर दिया। नहीं, वो तो भाई बीजेपी को देखो, उम्मीद थी कि हम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को देंगे। हाँ। सबको ये लग रहा था क्योंकि सतीश सतीश नांदल नांदल जी हमारे संगठन का हिस्सा थे, तो सब, उन्होंने तो यहाँ तक आगे बातचीत हो गई थी, मुलाकात हुई थी आप लोगों से देखिए वोट कोई भी मांग सकता है। कि आप लोगों ने आश्वासन दिया था। आश्वासन उनको गलत समझ में आया फिर। और एक बीजेपी विधायक ने तो सरेआम देंगे। मीडिया में आकर ये भी कहा, देवेंद्र कात्यायन ने, कि आपसे मिलकर प्रस्तावना हुई थी हमारी। अच्छा, कहाँ मिले थे मेरे को बता दो। तो कोई ऐसी बात नहीं कमाल की बात करे थी, झूठा आदमी है। कौन होता है वो? और मैं एक सेकंड, पहली बात, ये इनके साथ मिलके हम प्रस्ताव तैयार करेंगे। थी, साइन होते ना उसपे। हम जी चौधरी अभय सिंह जी जो कहेंगे वो करते हैं, इनकी नहीं सुनते किसी की, ना इनके साथ जाते हैं। मतलब आप लोगों ने ये हाँ ही नहीं इनका- भरी थी सतीश नांदल जी की हम वोट कहाँ देंगे? थे? आपने हम क्या बोला nomination उनको वाले जब? दिन दिखे कहीं पर? नहीं थे हम। हम आप voting लोगों ने वाले नहीं दिन कहा दिखे था कहीं पर, हैं? कि हम आपको वोट देंगे? देखिए जी, देंगे और देखेंगे में अंतर बहुत थोड़ा सा तो होता है। आप लोगों ने बोला कि पर देखेंगे जब बंदा जी। कोई बहुत उतावला होता है ना, हाँ। उसको फर्क नहीं समझ में आता, अच्छा, वो सुन कुछ और वो सुन कुछ गए। और सुन के। देखिए जी, बहुत बड़ा फर्क होता है। और इस चीज में हमने एक बहुत क्लियर बात की थी, भाई हम अपने पार्टी के कार्यकर्ता से पूछेंगे। कार्यकर्ता ने फैसला करा कि अभय सिंह जी आप फैसला लो। फिर अभय सिंह जी ने दोबारा फिर ये फैसला ला कि यार मैं अकेला नहीं लूंगा, मैं गांव गांव जाऊंगा, लोगों से पूछूंगा। लोगों ने बोला कि जी दोनों ही नहीं। हमने फैसला लिया। लेट नहीं लिया मतलब? चलो वो तो आप लोगों की मर्जी लाखों है। लोगों से पूछने में आपको क्या लगता है? नहीं नहीं, जिस दिन वोटिंग होती उस दिन भाई हम क्यों बताएं? वही बात पत्ते है। क्यों खोले नहीं, अपने? एक सेकंड, एक चीज बताओ भाई, हम क्यों बताएं कांग्रेस को? या हम क्यों, बीजेपी या कांग्रेस जो कर रही थी, कांग्रेस जाके जो ये अपने शिमला बैठे थे, वहां मीडिया बाड़ा था जो उन्होंने अंदर बता रहे थे हम क्या कर रहे हैं, कैसी ट्रेनिंग कर रहे हैं, या क्या ट्रेनिंग दे रहे हैं इनको। बस नाराज होने की बात भी नहीं थी, नहीं मतलब थी। अपनों को संभाल लेते, फिर क्या अपने को संभाल जरूरत लेते। है? और मेरे को तो एक चीज समझ बीजेपी की नाराजगी मुझे लगता ठीक थी फिर भी आप लोगों से। बीजेपी की नाराजगी नहीं थी, ये बीजेपी की गलती थी जो उन्होंने उम्मीद भी करी। अच्छा। नहीं करनी चाहिए थी। देखिए जी, एक साफ बात है, आपके विधायक समाज में जाके जहर उगलते हैं, आपके एमपी समाज में जाके जहर उगलते हैं, ठीक है? और आप उन लोगों को उसी इलेक्शन में उनको लड़वा भी रहे थे, जांगड़ा जी को लड़वा रहे थे ना। किस मुंह से आप हमसे उम्मीद कर सकते हैं? लेकिन कर्मवीर बौद्ध को लेकर भी कहा गया, उन्होंने खुद भी कहा कि मैं दलित का बेटा था, मेरे साथ आना चाहिए था, आप इतने दलित के बेटे को साथ देते तो फायदा होता। मंदी तो आपकी पार्टी ने ठोकी है, मेरे को क्यों बोल रहे हो? दलित के बेटे का साथ आपकी पार्टी ने नहीं दिया, और ये पहली बार थोड़ी करा है। कुमारी शैलजा जी के साथ कितना गंदा अभद्र व्यवहार करा है इनके कार्यकर्ताओं ने। इन्होंने किस तरह से लगातार उनको साइडलाइन करने की कोशिश करी है। इनके खुद के संगठन के लोगों ने करा है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने करा है। इनके खुद के जो एमएलए होते हैं वो अपने नेताओं को पागल कह देते हैं भरी विधानसभा में।
क्या इनका क्या डोल है करने का? मैं तो बहुत साहब को कहूंगा जी, चलो बधाई हो, बच के बाल बाल आप, नहीं तो आप भी ये संगठन छोड़ो, आप भी इंडियन नेशनल लोकदल में आ जाओ। यहाँ कम से कम आपका मान सम्मान तो पूरा करेंगे। यहाँ तो आपकी पार्टी आपको जीता के देखे राजनीति। एक चीज बताइए जी, मतलब ऐसी कौन, क्योंकि देखिए जी जो रूल्स होते हैं ना इसके वोटिंग के, ये बहुत क्लियर कट होते हैं किस तरह से आपने वोट करना है। एक सीधी लाइन लगानी है आपने, और इनकी कोई सेकंड ऑप्शन तो था ही नहीं ना। बिल्कुल बिल्कुल, एक सीधी लाइन लगानी है, प्रेफरेंस नहीं थी मतलब। हाँ, जब आपका एक ही तो सीधी लाइन लगाना इतना कितना मुश्किल होता है, जब आप वो भी नहीं सिखा पाए। मुझे 4 विधायकों वाला मामला जरा समझाइए, अगर दर्शकों को भी आप समझा पाए। वो 4 नाम क्यों नहीं आते? कुलदीप शर्मा जी अब कह रहे 4 नाम का कोई जिक्र नहीं कर रहा, 5 की बातें हो देखिए जी, गई। वो 4 नाम, क्योंकि सच्चाई ये है कि बीजेपी का खुद का एक वोट कैंसिल हो गया, नहीं तो बहुत सब तो हारे बैठे थे। हाँ, सच्चाई तो देखो ये है। वो जो 4 नाम थे, 5 एक विधायक बीजेपी ने खुद मैनेज करे, और 4 विधायक हुड्डा साहब को बोला आप मैनेज कर लो। ठीक है, इसका कारण मैं आपको बताता हूँ, बहुत सिंपल है जी। जो बैलेट पेपर होता है ना, हर बैलेट पेपर के ऊपर एक सीरियल नंबर लिखा होता है, 1 2 3 4 10 20 25। तो चलो जी, मान लो मैं वो बैठा हूँ, आपका जो है ऑब्जर्वर बैठा है, और वो आता है, मेरा विधायक आता है, वोट डालकर, वोट नहीं, वोट डालने से पहले दिखाना पड़ेगा ना सीरियल नंबर। तो मैं देखूंगा, अच्छा ओह भाई फलाना फलाना बंदा आया, इसका सीरियल नंबर क्या है 23, मैं नोट कर लेता हूँ, भाई फलाना बंदा 23 कर लिया। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम भी यही उसका पार्ट थे आप। नहीं, अब देखिए ना, हमारे भी तो 32 विधायक रहे हैं, वही मैं कह रही हूँ, हमारा कभी वोट कम नहीं हुआ। हाँ, इनके हर बार कम हुए हैं, हमारा कभी ये बहुत सही बात बता रहे हो, हर बंदा सुनेगा इस बात को। हमारा आज तक एक वोट भी हमारे संगठन का इधर उधर नहीं गया। जितने कमरे के अंदर जाते हैं नियत से जाते हैं। अब क्या है, अब जब वोट कैंसिल होता है तो कैंसिल करने से पहले भी दिखाना पड़ता है कि जी ये रीजन है कैंसिल हुआ है, और सीरियल नंबर तो वहां पर भी दिखेगा। सीरियल नंबर तो वहां भी दिखेगा। आपके ऑब्जर्वर को पता है वो 4 बंदे पता है कि वो कोई कौन है 4। देखिए जी, जो सीरियल नंबर है, अब हुड्डा साहब को क्या पता नहीं है 23 नंबर कैंसिल हुआ है और 23 नंबर किसने गिरा था। भाई ऑब्जर्वर 2 ही थे ना, हुड्डा साहब थे और क्या नाम है उनके, हरिप्रकाश हरिप्रसाद जी थे। तो आपको ही पता है जी, और किसको पता है, इन दोनों को ही पता है, इन्होंने ही नहीं करे रिवील। और दूसरी बात सबसे बड़ी, आप ये देखो भाई, वोटिंग खत्म होती है 5 बजे, कांग्रेस के विधायक वोट गिरने जाते हैं 3 बजे, ठीक है, रिजल्ट आता है रात को 11 बजे, काउंटिंग शुरू होती है, वोट कैंसिल हुए, किसने क्रॉस करी, तब आ रहे हैं ना ये चीजें। तो 3 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक आपको पता नहीं था भाई आपके विधायक क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं। भाई मेरा अगर पहला, मान लो जैसे गए 4 विधायक गए, अब पहला वोट मैंने देख लिया, अरे ये तो क्रॉस कर रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं हरिप्रसाद जी को आके बोलूंगा जी आप 2 मिनट बैठो, मैं विधायक दल का नेता हूं, मैं जरा 1 मिनट संभाल के आया, मैं देख के आया क्या रोड़ा है, क्या बात है, मैं जरा इससे भी बात करूंगा, बाहर एक बार सबको देखूंगा भी, मैं संभालूंगा कि नहीं संभालूंगा। क्या उन्होंने संभाला? चुपचाप गए, चुपचाप आए। तमाशा जब करा, जब लगा हार गए, और जब जीत गए, ठीक है, जीतने के बाद भी भाई अगर मैं एमपी बनता ना, मैं ढोल नगाड़े तो बजवाता, तो चुपचाप चलेगी क्या, हो जीत गए, कहीं ना कहीं तो रोड़ा हो गया इसके अंदर। अच्छा, वैसे हालांकि मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन कमाल की बात यह भी है कि इसी समय के आसपास एजेएल केस में हुड्डा साहब को भी राहत मिल गई, रिजल्ट के जस्ट कुछ दिन बाद, है ना, बिल्कुल लगते हालांकि कोइंसिडेंस हो सकता है, देयर आर मेनी कोइंसिडेंस, लेकिन कमाल की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला अर्जुन जी।